रोल नंबर 168 से 180 तक। मैम 171। 168 71, 68, 169 मैम। 69, मैम 175। 70, 178 75, 78, 90 तक। मैम 187 87, 183 83, मैम 84 84, 85 85, 96 तक। 193 193, 265 तक। 265 मैम। 65, मैम 62। 62, मैम 92 मैम 92, 260 मैम। 260, 182 182। यस ओके मैम ओके। बच्चे इतने क्यों क्यों कम है? लेट सोते हो रात को? अब तो 10 बज चुके हैं, अब तो बंदा वैसे ही उठ जाता है। युवराज है, युवराज। आर्यन, आर्यन आपने ज्वाइन कर लिया? ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ अपनी। आपका ना मैं फ्राइडे टेस्ट लूंगी डेडलॉक्स का, ठीक है? मैंने पूछना वर्बली ही है, लेकिन वो आना चाहिए आपको। आपके आंसर से पता लग जाएगा कि आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। अभी आपके पास है 2 दिन पूरे, आज का और कल का। परसों लूंगी टेस्ट आपका। तो पढ़ के आना। नेक्स्ट हम करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट क्या है? इसमें हमने क्या क्या पढ़ना है? एक तो बैकग्राउंड, एक स्वैपिंग पढ़नी है क्या होती है, एक कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन होता है, पेजिंग, सेगमेंटेशन और सेगमेंटेशन विद पेजिंग। ठीक है, तो ये हमने इस पीपीटी में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या, प्रोग्राम मस्ट बी ब्रॉट इन मेमोरी एंड प्लेस्ड विद इन अ प्रोसेस फॉर इट टू बी रन। जो इनपुट क्यू होती है वो क्या होता है? कलेक्शन ऑफ प्रोसेसेस ऑन द डिस्क दैट आर वेटिंग टू बी ब्रॉट इनटू मेमोरी टू रन द प्रोग्राम। मतलब जो भी किसी भी डिवाइस पे इनपुट क्यू अगर है ना, तो वहां पे जितने भी प्रोसेसेस उस डिवाइस की वेट करें ना, वो क्यू में लग जाएंगे। चाहे वो मेमोरी है, चाहे सीपीयू का प्रोसेसर का वेट कर रहे हैं, चाहे वो प्रिंटर की वेट कर रहे हैं, चाहे वो किसी और इनपुट आउटपुट डिवाइस की वेट कर रहे हैं, या इंटरनल किसी सीपीयू के हार्डवेयर की वेट कर रहे हैं। ठीक है, यूजर प्रोग्राम्स गो थ्रू सेवरल स्टेप्स बिफोर बीइंग रन। सेवरल स्टेप्स से उन्हें गुजर के जाना पड़ता है। बाइंडिंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा टू मेमोरी, address binding of instruction and data to memory addresses can happen at 3 different stages. सबसे पहले होता है कंपाइल टाइम, फिर होता है लोड टाइम और फिर होता है एग्जीक्यूशन टाइम। ठीक है, तो कंपाइल टाइम आपको पता है ये कंपाइलर करता है। जो टाइम एक हार्ड प्रोग्राम को लगता है फ्रॉम हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करने में, उसे कंपाइल टाइम कहते हैं। ठीक है, और लोड टाइम होता है जिसमें वो लोड करता है फॉर एग्जीक्यूशन, और इसे रीलोकेटेबल कोड जनरेट करता है इसके लिए। तो सबसे पहले हम कंपाइल टाइम देखते हैं। इफ मेमोरी लोकेशन known prior, absolute can code can be generated and must recompile code if starting location changes.
मतलब कि अगर तो वहीं पे प्रोग्राम पड़ा है जहाँ से एग्जीक्यूशन करनी है देन इट इज ओके, लेकिन कहीं और पे पड़ा और उसको हमने कहीं और शिफ्ट करना है मेमोरी के अंदर ही, जैसे हमारा कहीं और पड़ा था और रैम में हम डाल रहे हैं और फिर उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो उसकी स्टार्टिंग लोकेशन फिर से चेंज करनी पड़ेगी कि स्टार्टिंग एड्रेस कौन सा है, ठीक है, और उसे लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे। जो लोड टाइम होता है वो क्या होता है, वो रीलोकेटेबल कोड जनरेट करता है अगर हमारी जो मेमोरी है कंपाइल टाइम पे हमें नहीं पता। कई बार क्या होता है कि मेमोरी लोकेशन हमें कंपाइल टाइम पे ही पता होती है, तो उस टाइम पे लोड टाइम हमारा 0 होता है क्योंकि वो ऑलरेडी उस प्लेस पे है जहाँ पे उसे बाद में लोड करना था, तो वहां पे 0 होगा लोड टाइम। लेकिन अगर वो कहीं और पड़ा है और उसकी लोकेशन हमने चेंज की है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, तो उसका वो लोड टाइम भी काउंट होगा कि कितना टाइम लगा उस प्रोग्राम को नई लोकेशन पे शिफ्ट करने के लिए। और ये कौन करता है, लोडर, ठीक है। ये प्रोग्राम, ये टाइम जो होता है ये कौन कवर करता है, ये करता है लोडर। उसके बाद आता है एग्जीक्यूशन टाइम, जिसे कहते हैं प्रोसेसिंग टाइम, ठीक है। इसमें क्या होता है, बाइंडिंग डिलेड अंटिल रन टाइम if the process can be moved during its execution from one segment to another। जितने भी बाइंडिंग क्यों डिले की जाती है, बाइंडिंग किस किस चीज की, जो भी हमने बीच में फंक्शंस वगैरह, लाइब्रेरी फंक्शंस वगैरह कॉल किए हैं उसकी बाइंडिंग। मान लो मैंने कोई सी प्लस प्लस का प्रोग्राम बनाया और स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का फंक्शन लगा दिया वहां पे, तो स्क्वायर रूट का जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूशन टाइम पे बाइंड होगा और वहां पे कोड आएगा ताकि हमारा जो है कि, और उस टाइम पे वो मेमोरी की लोकेशंस भी सारी चेंज हो रही हैं, ठीक है। नीड हार्डवेयर सपोर्ट फॉर एड्रेस मैप्स। एड्रेस मैप्स के मतलब होता है कि जिसमें बेस रजिस्टर और लिमिट रजिस्टर होता है। अब ये देखो, मल्टी स्टेप प्रोसेसिंग ऑफ यूजर प्रोग्राम क्या है, इसको मैं थोड़ा सा और इसको कर देती हूँ जूम। सबसे पहले सोर्स प्रोग्राम है जो हम लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, फिर वर्क करता है कंपाइलर या असेंबलर जो कि उसे लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, इसको कहते हैं कंपाइल टाइम ये लेगा, ठीक। उससे क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट मॉड्यूल तैयार होता है, जैसे सी प्लस प्लस का प्रोग्राम की एक्सटेंशन डॉट सीपीपी है, जब वो उसे लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे तो डॉट ओबीजी फाइल बनती है इस फेस पे ऑब्जेक्ट मॉड्यूल पे। उसके बाद ये लिंकेज एडिटर होते हैं जो कि लिंक करते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स को। मान लो किसी और हमने प्रोग्राम को उसके साथ लिंक किया हुआ है या कोई और हमने फंक्शन कॉल किया है, जैसे सपोज ये स्क्वायर रूट का ही फंक्शन है, इसको हमने यहाँ पे, एडिटर का काम होता है लिंकेज एडिटर का, उसे लिंक कर देना कि यहाँ पे ये फंक्शन कॉल हुआ है स्क्वायर रूट का। उसके बाद लोड मॉड्यूल जो बनता है, ठीक है, लिंकिंग के बाद बनता है लोड मॉड्यूल। फिर लोडर का काम आता है, लोडर क्या करता है, सिस्टम लाइब्रेरीज को रेफर करता है जहाँ से उन फंक्शंस को जो हमने प्रोग्राम के अंदर यूज किए हैं उसको लोड करेगा। सॉरी, ये जो सारा टाइम है ये क्या है, लोड टाइम, ठीक। उसके बाद डायनेमिक लिंकिंग होती है, डायनेमिकली लोडेड सिस्टम लाइब्रेरी। कई बार क्या होता है कि हम डायनेमिकली लोड करते हैं कुछ सिस्टम लाइब्रेरीज को, जो यूजर से इनपुट देते हैं तो फिर वो उन फंक्शंस को कॉल करते हैं, तो ये डायनेमिकली लोडिंग होती है। डायनेमिक, तो ये डायनेमिक लिंकिंग हुई, और इन मेमोरी बाइंडिंग, मेमोरी स्टोरेज, और ये जो सारा काम होता है, ये जो सारा टाइम होता है वो एग्जीक्यूशन टाइम या रन टाइम कहलाता है। तो बेसिकली कंपाइल टाइम, लोड टाइम और रन टाइम, ये तीन मिलके टोटल टाइम लेते हैं एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। इसीलिए कहा जाता है कि जो प्रोग्राम है ना वो मल्टीपल स्टेप से होके गुजरता है व्हेन वी कंपाइल अ प्रोग्राम, ठीक है। ये समझ में आई सबको, सुन रहे हो आपके नहीं, आर्यन? यस मैम। यस मैम। यस मैम। आर्यन आप हो, अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट आती है बात लॉजिकल और फिजिकल एड्रेस स्पेस की। अब पहले एक लेमैन लैंग्वेज में लॉजिकल को समझो क्या होता है। लॉजिकल एड्रेस स्पेस, मान लो मैंने यूजर को एक फाइल बनाई और उसका नाम रख दिया एबीसी,
.cpp, ठीक। वो ये या फिर सीपीयू ने कोई फाइल भेजी, उसका नाम है abc.cpp, वो फाइल मुझे शो हो जाएगी मॉनिटर पे। इसे कहते हैं लॉजिकल एड्रेस स्पेस, ठीक। और एक्चुअली में वो मेमोरी में कहाँ सेव हो रही है, वो होती है फिजिकल एड्रेस स्पेस। मतलब वो जैसे हम लोग जितना भी जो भी मेमोरी होती है ना, उसको हम हेक्साडेसिमल एड्रेस से हमें पता है कि वो वहाँ पे सेव होती है। आप जब भी कोई सी प्लस प्लस का सिंपल प्रोग्राम भी रन करते हो और उसमें वेरिएबल लेते हो इंट ए कॉमा बी, ए इक्वल्स टू 10 कर देते हो, बाद में जब ए की आप लोकेशन को प्रिंट करवाओगे, मान लो एड्रेस को प्रिंट करवाओगे ए के, तो आपको कोई हेक्साडेसिमल में एड्रेस मिलेगा। आपने ये प्रोग्राम किए भी होंगे अपने प्रीवियस सेमेस्टर्स में, डिप्लोमा में भी। तो वो जो एड्रेस होता है ना, दैट इज कॉल्ड फिजिकल एड्रेस स्पेस, जहाँ पे एक्चुअली में वो लोकेशन जो वेरिएबल है वो सेव हुआ होता है, ए वाला जिसमें 10 वैल्यू है, ठीक है। अब इसको इसकी डेफिनेशन, अब ये था लेमैन वाली लैंग्वेज में इसका आंसर। अब इसकी डेफिनेशन देखो, द कंसेप्ट ऑफ लॉजिकल एड्रेस स्पेस दैट इज बाउंड टू अ सेपरेट फिजिकल एड्रेस स्पेस इज सेंट्रल टू प्रॉपर मेमोरी मैनेजमेंट। लॉजिकल एड्रेस क्या होता है, दिस इज जनरेटेड बाय द सीपीयू, आल्सो रेफर टू एज वर्चुअल एड्रेस। और जो फिजिकल एड्रेस होता है वो एड्रेस सीन बाय द मेमोरी यूनिट, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, लॉजिकल एंड फिजिकल एड्रेसेस आर द सेम इन कंपाइल टाइम एंड लोड टाइम एड्रेस बाइंडिंग स्कीम्स। दे आर डिफर इन एग्जीक्यूशन एड्रेस बाइंडिंग से। लोड टाइम तक, जो लोड टाइम में एड्रेस बाइंडिंग होती है ना, उसमें लॉजिकल और फिजिकल एड्रेस सेम होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता। एक्चुअल डिफरेंस तब होता है जब हम एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। एग्जीक्यूट करने के टाइम पे वो एक्चुअली में उस जगह पे सेव होता है, रीलोकेट होता है प्रोग्राम जहाँ से हमने एग्जीक्यूशन स्टार्ट करनी है, और तब उनका जो डिफर है ना वो नजर आता है। मतलब फिजियोलॉजिकल और फिजिकल एड्रेस डिफर इन एग्जीक्यूशन टाइम एड्रेस बाइंडिंग स्कीम, ठीक। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद आती है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। अब ये क्या है यूनिट, ये एक ऐसी यूनिट है जो कि ये सारी चीजों को मेमोरी मैनेज करती है, मेमोरी को। मतलब कि लॉजिकल एड्रेस स्पेस जो सीपीयू ने जनरेट किया है उसको फिजिकल एड्रेस स्पेस में कन्वर्ट करती है। मान लो प्रोसेसर ने एक फाइल बनाई, एग्जीक्यूट किया, और उसको मेमोरी में हार्ड डिस्क में जाके सेव कर दिया। हार्ड डिस्क पे किस लोकेशन पे सेव करेगा, जब उसको दोबारा से यूजर देखना चाहता है तो फिर से वही उसी लोकेशन से हमें दिखाएगा। ये सारा मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट का काम होता है। उसको एग्जैक्ट उसी लोकेशन से फाइल को रीड करना और यूजर को दिखाना कि ये लो भी, ये एबीसी फाइल है, ये तुमने 10 दिन पहले बनाई थी। इसमें क्या है, हार्डवेयर डिवाइस दैट मैप्स वर्चुअल टू फिजिकल एड्रेस, ये एमएमयू का काम है। एक हार्डवेयर ऐसा डिवाइस जो कि वर्चुअल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस स्पेस में मैप करता है, कन्वर्ट करता है, ठीक है। बट डोंट राइट वर्ड कन्वर्ट हियर, ऑलवेज यूज वर्ड मैप। MMU scheme में क्या होता है, the value in the relocation register is added to every address generated by user process at the time it is sent to memory। हमेशा ऐड किया जाता है relocation register का एड्रेस, और जो यूजर प्रोग्राम है डील्स विद लॉजिकल एड्रेसेस, इट नेवर सीज द रियल फिजिकल एड्रेसेस। हम अगर हमें सिर्फ एक लॉजिकल एड्रेस पता होता है कि एबीसी नाम की फाइल बनाई थी मैंने, या पैलिंड्रोम नाम की फाइल बनाई थी, एक्चुअल वर्चुअल उसका जो फिजिकल एड्रेस होता है ना वो नहीं मुझे पता होता कि इस लोकेशन से फाइल रीड करना शुरू कर दूं, ये एबीसी फाइल थी। हम तो बस एक इसीलिए तो कहते हैं कि जो आजकल के जो पहले जो होते थे ना, जो स्टार्टिंग हुई थी कंप्यूटर्स की, वो एक बड़े बड़े रूम में जो होते थे, तब यूजर को चिंता होती थी कि मेरा प्रोग्राम कहाँ पे है, कहाँ पे मैंने वैल्यू स्टोर की है, कहाँ पे दूसरी वैल्यू स्टोर की है जिसको प्लस करके मैंने दिखाना है आंसर। अब तो इतना जीयूआई प्रोवाइड कर दिया है आज, मतलब कि हमें सिर्फ मतलब कि इंग्लिश आनी चाहिए, वो भी नहीं, अब तो हिंदी में भी इंस्ट्रक्शंस जाती हैं और हम अपना काम करवा लेते हैं पीसी से या अपने मोबाइल से भी, कंप्यूटर से भी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है डायनेमिक, ये हो गया। उसके बाद है डायनेमिक रीलोकेशन यूजिंग अ रीलोकेशन रजिस्टर।
यहाँ पे जो एक रीलोकेशन रजिस्टर की बात हुई थी कि एमएमयू स्कीम में रीलोकेशन रजिस्टर होता है जिसका एड्रेस हर उसमें ऐड होता है। तो ये देखो, जैसे सीपीयू ने लॉजिकल एड्रेस बताया वो 346 था, ठीक, कि इस जगह ये 346 उसका वर्चुअल एड्रेस है जिसे लॉजिकल एड्रेस भी कहते हैं। रीलोकेशन रजिस्टर का एड्रेस है 14,000 जो कि इसमें ऐड होगा 346 में, और एक्चुअल फिजिकल एड्रेस जनरेट होगा और उस जगह पे मेरा वो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ होगा या मेरी फाइल स्टार्ट हुई होगी मेन मेमोरी में, क्योंकि हार्ड डिस्क में इन अबंडेंट स्पेस है, बहुत स्पेस है हार्ड डिस्क में। और ये काम कौन करता है? एडिंग उडिंग का मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, ये उसी का काम है कि रीलोकेशन का एड्रेस लेना, उसे लॉजिकल एड्रेस में ऐड करना और फिजिकल एड्रेस क्रिएट करके वहां पे एक्चुअल प्रोग्राम को रिट्रीव करना। ठीक है, नेक्स्ट आता है डायनेमिक लोडिंग। क्या होती है? लोड करना और डायनेमिकली लोड करना, नाम से ही पता लग रहा है। रन टाइम पे लोडिंग होती है ना, जो दैट इज कॉल्ड डायनेमिक लोडिंग। रूटीन इज नॉट लोडेड अंटिल इट इज कॉल्ड। जब तक उसे कॉल नहीं ना करते तब तक वो रूटीन लोड नहीं होता। स्क्वायर रूट अगर मैंने फंक्शन बनाया है जो मैथ वाली फाइल में है, जैसे सी प्लस प्लस पे हम प्रोग्राम बनाते हैं, या मैंने साइन कोसाइन या टेंजेंट वाले फंक्शन कॉल करने हैं, वो तब तक नहीं कॉल होंगे जब तक कि वो लो मतलब कि तब तक नहीं लोड होते जब तक कि हम कॉल नहीं करते। अगर जब हम कॉल ही नहीं कर रहे तो वो लोड भी नहीं होंगे। मान लो मुझे मेरे प्रोग्राम में साइन और कोसाइन फंक्शन मैंने यूज किए हैं, टेंजेंट मैंने नहीं यूज किया, तो टेंजेंट लोड नहीं होगा अननेसेसरीली मेमोरी को, नहीं तो वो रिजर्व करेगा। इसलिए सिर्फ साइन और कोसाइन फंक्शन ही लोड होते हैं। बेटर मेमोरी स्पेस यूटिलाइजेशन, ऑब्वियसली जब फालतू के फंक्शंस को हमने क्यों लोड करना जब वो कॉल ही नहीं किए, तो मेमोरी की यूटिलाइजेशन भी बेटर होगी। अनयूज्ड रूटीन इज नेवर लोडेड। जो अनयूज्ड रूटीन होता है ना, जैसे टेंजेंट है, वो कभी भी लोड नहीं होगा। It is useful when large amount of codes are needed to handle infrequently occurring cases. मतलब कि ये तब भी यूजफुल होते हैं जब बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ कोड आर नीडेड टू हैंडल इनफ्रिक्वेंटली अकरिंग केसेस, जो बहुत रेयरली अकर होते हैं केसेस। जैसे कभी कभी मैंने साइन को कॉल किया, कभी कभी स्क्वायर रूट फंक्शन कॉल किया। नो स्पेशल सपोर्ट फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिक्वायर्ड इम्प्लीमेंटेड थ्रू प्रोग्राम डिजाइन। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम की भी इतनी इंटरवेंशन की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जब सिस्टम को कॉल करना है और किसी रूटीन को कॉल करना है, रूटीन मीन्स फंक्शन, तभी वो लोड होगा जब वो कॉल किया। अदरवाइज वो अपनी जगह भी पड़ा है जहाँ पे वो हमने लाइब्रेरी सेव की हुई है। मेन मेमोरी में फालतू की स्पेस नहीं ऑक्यूपाई करवाएंगे हम। ठीक है, उसके बाद बात आती है डायनेमिक लिंकिंग की। पहले तो हो गया लोड, अब है लिंक। डायनेमिकली जो लिंक हो, लिंकिंग पोस्टपोन्ड अंटिल एग्जीक्यूशन टाइम। जब तक ये एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं होती ना तब तक हम लिंकिंग नहीं करते हैं। लोडिंग पहले कर लेंगे लेकिन लिंक नहीं करेंगे। लोडिंग भी तब करेंगे अगर वो रूटीन हमने अपने प्रोग्राम में यूज किया हुआ है। ठीक, उसके बाद इसे क्या कहते हैं? स्मॉल पीस ऑफ कोड, जिसे स्टब भी कहते हैं। मतलब जो रूटीन जो जैसे स्क्वायर रूट का बना हुआ है या साइन का बना हुआ है, इट इज यूज टू लोकेट द एप्रोप्रिएट मेमोरी रेजिडेंट लाइब्रेरी रूटीन। स्टब रिप्लेसेस इटसेल्फ विद द एड्रेस ऑफ द रूटीन एंड एग्जीक्यूट्स द रूटीन। जब उसे कॉल करेंगे ना तो उसका पूरा जो मेथड होता है, जैसे स्क्वायर रूट फाइंड हो रहा है या साइन फाइंड हो रहा है या कोसाइन फाइंड हो रहा है या टेंजेंट फाइंड हो रहा है, वो अपने जहाँ पे एड्रेस ऑफ द रूटीन है ना, जहाँ पे उसको हमने कॉल किया था, उस वहां पे वो रिप्लेस करेगा वो स्मॉल एग्जीक्यूशन प्रोग्राम, जिससे जो भी हम आर्गुमेंट अंदर देंगे उसका स्क्वायर रूट फाइंड होके आएगा। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम नीडेड टू चेक इफ रूटीन इज इन प्रोसेसेस मेमोरी एड्रेस। और ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ इतना जरूर देखता होता है कि जो रूटीन है वो प्रोसेस की मेमोरी एड्रेसेस में है कि नहीं है जिस रूटीन को कॉल किया था। डायनेमिक लिंकिंग इज पर्टिकुलरली यूज फॉर लाइब्रेरीज। ये जो लाइब्रेरी फाइल्स होती है ना, जैसे math.h या string.h या जो हम ग्राफिक्स की फाइल को भी इंक्लूड करते हैं। कौन सी होती है ग्राफिक्स की फाइल, बताना मुझे। अगर मान लो मैंने सर्कल ड्रॉ करना है तो ग्राफिक की फाइल भी होती है ना जो हम इंक्लूड करते हैं ऊपर। आपने सी प्लस प्लस में किया होगा। सुकृति, आप बताओ कौन सी फाइल होती है सुकृति?
मैम मुझे याद नहीं है। माला तुम्हें? मैम नहीं माला। पता। विक्रम? यस मैम। कौन सी फाइल होती है ग्राफिक की जो हम कॉल करते हैं, जिसे वो बनाते हैं हम सर्कल वगैरह? सी प्लस पीएनजी प्लस? मैम। नहीं नहीं, सी प्लस प्लस की उसमें मैथ्स के फंक्शन के लिए कौन सी फाइल होती है विक्रम? याद नहीं। अभी तो बताया मैंने। ध्यान नहीं होगा, सॉरी मैथ्स मैम। के फंक्शंस कौन कौन से हैं सी प्लस प्लस की फाइल में जो आप कॉल करते हो? मैथ्स के फंक्शन हम्म। ऑपरेटर्स मैम, प्लस और माइनस मतलब फंक्शन फंक्शन। फंक्शन पता नहीं है। अंकित तुम बताओ। अंकित क्लास लगा रहे हो? मैम यस मैम। मैम हाँ डॉट डॉट। बताओ। हाँ, मैम शायद मैम मैम शायद ग्राफिक डॉट एच होता है। ग्राफिक्स डॉट एच होता है, बिल्कुल सही है। पर मैंने तो अभी ये पूछा था कि मैथ्स का कौन सी हेडर फाइल होती है। नहीं मैम। हम्म। क्या? मैम मैम वो मैथ याद डॉट नहीं एच है। होती है शायद। मैथ्स डॉट एच होती है। और कौन कौन से फंक्शंस होते हैं इस हेडर फाइल के? आर्यन? मैम जो हम कॉल कर लेते हैं। पावर होता है पावर शायद। हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, साइन हो गया, कोसाइन, टेंजेंट, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, है ना, ये सारे मैथ्स के फंक्शन ही हैं। और ये तभी लिंक होंगे जब हम उनको एग्जीक्यूट करेंगे उस प्रोग्राम को। ठीक है। उसके बाद आते हैं ओवरलेज क्या होता है। मतलब ऐसे ना डेफिनेशंस आती होती हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय डायनेमिक लिंकिंग, व्हाट डू यू मीन बाय डायनेमिक लोडिंग, या रीलोकेशन रजिस्टर का काम क्या है, डायनेमिक रीलोकेशन क्या होती है, या फिर मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट का काम क्या है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हम कर रहे थे ओवरलेस। ओवरलेस क्या होते हैं? कीप इन मेमोरी ओनली दोज इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा दैट आर नीडेड एट एनी गिवन टाइम। जब हम सिर्फ उन्हीं इंस्ट्रक्शंस और डेटा को मेन मेमोरी में रखते हैं ना, जो कि उस टाइम पे ज़रूरत होती है, उसे ओवरलेस कहते हैं। बाकी का सारा प्रोग्राम जो होगा ना, वो हार्ड डिस्क पे पड़ा होगा मेमोरी में। मतलब कि हमने सिर्फ उसी प्रोग्राम, उसी कोड को रखना जो एट अ टाइम रन कर रहा है। सपोज मेरे पास एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, ये तो हम छोटे छोटे करते हैं ना सी प्लस प्लस के प्रोग्राम्स, ये 10-10 पेजेस, 20-20 पेजेस का प्रोग्राम है, लेकिन मैं उसी को सिर्फ रखूं जो एट अ टाइम मैं रन कर रही हूँ। जब आप एटीएम भी जाते हो तो आप मिनी स्टेटमेंट अगर करोगे सिलेक्ट, तो मिनी स्टेटमेंट आ जाएगी कि आपका कितना अकाउंट है, क्या ट्रांजेक्शन है आपकी पिछली 5 या 6। और अगर विड्रॉल करोगे तो आपको वो ऑप्शन पूछेगा। मतलब ये मिनी प्रोग्राम्स हैं जो रन होते हैं अगर अकॉर्डिंग टू द इनपुट गिवन बाय द यूजर, कि कौन सा फंक्शन कॉल करना है एट अ टाइम। क्योंकि ये तो काफी बड़ा सॉफ्टवेयर है जो एटीएम में डला होता है, जिससे आपका पूरा बैंक अकाउंट मैनेज हो रहा है। ठीक है। उसके बाद needed when process is larger than amount of memory allocated to it, implemented by user, no special support needed from operating system. Programming design of overlay structure is complex. ये यूजर इम्प्लीमेंट करता है ओवरलेस। नो स्पेशल सपोर्ट नीडेड फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की से स्पेशल सपोर्ट नहीं मिलती है। और प्रोग्रामिंग जो डिज़ाइन है ना ओवरलेस का, ये थोड़ा कम्प्लेक्स होता है। उसके बाद बात आती है, ये ओवरलेस फॉर अ 2 पास असेंबलर है। ये पास 1 और पास 2, और ओवरले ड्राइवर होता है यहाँ पे। और ये यहाँ पे कॉमन रूटीन्स जो यूज़ कर रहे हैं, और ये सिंबल टेबल है जहाँ पे वेरिएबल्स पड़े हुए हैं। तो इस तरह ये स्ट्रक्चर है ओवरलेस का। मतलब ओवरले ड्राइवर यहाँ पे इंस्टॉल होता है, जो कि सिर्फ उन्हीं प्रोग्राम, उसी सेक्शन को प्रोग्राम में मेन मेमोरी में
रखता है जो एट इस टाइम पे रन हो रहे हो चाहिए हो, ठीक है। और सिंबल टेबल मतलब उसी वेरिएबल्स के डेटा को रखना, उन्हीं वेरिएबल्स को रखना जो इस टाइम यूज में है, ठीक है। उसके बाद आती है बात स्वैपिंग की। अब स्वैपिंग क्या होता है, नाम से ही पता लग रहा है स्वैप करना। जो प्रोसेस रन हो चुका होता है या नहीं चाहिए होता, उसे मेमोरी में डाल के, फिजिकल मेमोरी जो हार्ड डिस्क में डाल के, जो प्रोसेस अभी चाहिए वो मेन मेमोरी में स्टोर करना या इंस्टॉल लोड करना, उसे स्वैपिंग कहते हैं, ठीक है। और ये मतलब क्यों हेल्पफुल है, क्योंकि मेमोरी में फालतू की जगह ऑक्यूपाई नहीं होनी चाहिए। सिर्फ उन्हीं उन्हीं प्रोग्राम्स को मेमोरी में रखा जाए, मेन रैम में, जो कि एट प्रेजेंट हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है ना, जिसमें ऑलरेडी जो प्रोग्राम है उसको वापस हार्ड डिस्क पे सेव करना और हार्ड डिस्क से रैम में लेके आना जो प्रोग्राम अभी चाहिए, इसे स्वैपिंग कहते हैं, ठीक है। जैसे हम टेम्परेरी वेरिएबल्स में भी वैल्यू इंटरचेंज कर देते हैं ना, वैसे ही मेमोरी में भी सिर्फ प्रोग्राम इंटरचेंज करना है हमने। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, अ प्रोसेस कैन बी स्वैप टेम्परली आउट ऑफ मेमोरी टू अ बैकिंग स्टोर। यहाँ पे बैकिंग स्टोर कोई भी फिजिकल हार्ड डिस्क होगी, जिसपे चाहे यूएसबी होगी, चाहे आपकी टेप होगी मैग्नेटिक, चाहे ऑप्टिकल डिस्क होगी, चाहे मैग्नेटिक डिस्क होगी, एंड देन ब्रॉट बैक टू मेमोरी फॉर कंटिन्यूड एग्जीक्यूशन। और अगर वो एग्जीक्यूट पूरी तरह से नहीं हुई है तो फिर उसे मेन मेमोरी में हम दोबारा लेके आते हैं। बैकिंग स्टोर क्या होता है, fast disk large enough to accommodate copies of all memory images for all users must provide direct access to these memory images। मतलब कि ये images रखता होता है प्रोग्राम्स की, ताकि उन्हें अगर मान लो कोई क्रैश भी हो जाए ना, तो हमारे पास बैकअप पड़ा हो ये हार्ड डिस्क पे। इसे फास्ट डिस्क लार्ज इनफ, मतलब ये मतलब इतनी इतनी को बड़ी होनी चाहिए कि हमारा डेटा स्टोर हो वहां पे। इसे बैकिंग स्टोर कहते हैं। तभी इसे बैकिंग कहते हैं क्योंकि ये बैकअप रख रहा है हमारे प्रोग्राम्स का, कि अगर बाय चांस क्रैश भी होता है ना हमारी ट्रांजैक्शन बीच में, तो हमारे पास बैकअप पड़ा है। रोल इन एंड रोल आउट, नाम से पता लग रहा है स्वैपिंग वेरिएंट यूज फॉर प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। जो लोअर प्रायोरिटी प्रोसेसेस होते हैं, इट इज स्वैप्ड आउट सो हायर प्रायोरिटी प्रोसेस कैन बी लोडेड एंड एग्जीक्यूटेड। ये तब भी होता है जब हाई प्रायोरिटीज वाले प्रोसेसेस आ जाते हैं। तो जो लोअर वाले होते हैं ना, उनको वापस हार्ड डिस्क में रख देते हैं बैकिंग स्टोर में, और जो हाई प्रायोरिटी वाले प्रोसेस होते हैं उनको लोड करके उनको एग्जीक्यूट किया जाता है। फिर उसके बाद लोअर प्रायोरिटी वालों को लोड करके एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसे कहते हैं रोल आउट एंड रोल इन। मतलब लोअर प्रायोरिटी वाले रोल आउट हो गए, रोल इन कौन से हुए, हायर प्रायोरिटी वाले। एंड मेजर पार्ट ऑफ स्वैप टाइम इज ट्रांसफर टाइम। और इससे मेजर पार्ट क्या है, ट्रांसफर करना, बैकिंग स्टोर पे लेके जाना और बैकिंग स्टोर से हायर प्रायोरिटी वाले मेमोरी में लाने, रैम में। तो ये जो टाइम लगता है ना, इसे ट्रांसफर टाइम कहते हैं। एंड इट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ मेमोरी स्वैप्ड। जितनी ज्यादा मेमोरी को हम स्वैप करेंगे उतना ज्यादा टाइम लगेगा, जितनी कम मेमोरी स्वैप करेंगे उतना कम टाइम लगेगा, ठीक है। और मॉडिफाइड वर्जन ऑफ स्वैपिंग है, दे आर फाउंड इन मेनी सिस्टम लाइक यूनिक्स, लाइनेक्स एंड विंडोज, ठीक है। अब मुझे आप लोग बताओ, गौरव, गौरव आप बताओ, यस गौरव मैम। मैम स्वैपिंग को कैसे डिफाइन करोगे। मैम पहले तो मैं एक लेमैन लैंग्वेज में बता दूंगा कि स्वैपिंग का मीनिंग ये है कि जब हम किसी एक चीज को निकाल के दूसरी चीज डाल देते हैं। फिर अगर प्रोसेसेस के मामले में बताएंगे तो ये है कि जब लोअर प्रायोरिटी वाले प्रोसेसेस को या हाई प्रायोरिटी वाले प्रोसेसेस जब दोनों compete कर रहे हैं एग्जीक्यूशन के लिए, सीपीयू टाइम के लिए, तो हम जो लोअर प्रायोरिटी वाले प्रोसेसेस हैं उनको प्रोसेसर ले लेते हैं, या उनको हम ऑपरेटिंग सिस्टम से बाहर या सीपीयू टाइम उनसे छीन लेते हैं कि अभी हायर प्रायोरिटी वाले प्रोसेसेस हैं उनको पहले एग्जीक्यूट करके जब उनका एग्जीक्यूशन टाइम कंप्लीट हो जाए फिर हम दोबारा से उनको स्वैपिंग कर लेते हैं जो लोअर प्रायोरिटी वाले प्रोसेसेस हैं। ठीक है, बिल्कुल सही कहा। ये देखो, ये इसकी डायग्राम भी बनी हुई है। जैसे देखो, ये मेरा बैकिंग स्टोर है, ये हार्ड डिस्क बनाई हुई है और ये मेन मेमोरी है।
और यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम भी लोडेड है, और ये यूजर स्पेस है जहाँ पे हमने प्रोग्राम को लोड करना है। तो जो प्रोग्राम लोअर प्रायोरिटी वाला है या जिसको स्वैप आउट करना है, ये फर्स्ट स्टेप हो गया स्वैप आउट, ये P1 स्वैप आउट हो गया और बैकिंग स्टोर पे डाल दिया। जो P2 है प्रोसेस P2, ये स्वैप इन करके यहाँ पे डाल दिया मेन मेमोरी में, इसे स्वैप इन कहते हैं। तो दिस इज स्वैप आउट विच इज storing that process into the backing store, and this is swap in. Here the process is coming from the backing store to the main memory. Main memory means RAM, from where the process is going to be executed. ठीक है, उसके बाद आती है कॉन्टिग्यूस एलोकेशन। क्या होती है मेन मेमोरी? कॉन्टिग्यूस एलोकेशन का मतलब होता है जिसमें हम कॉन्टिन्यूटी में मेमोरी दें। जैसे टेप होती है ना, मैग्नेटिक टेप, या हमारी जो पहले टेप्स आती होती थी जो कैसेट्स जिसे हम करते थे, तो हमने अगर मान लो कोई गाना चलाना है तो हम उसको फॉरवर्ड कर देते कि दूसरा सॉन्ग है या तीसरा सॉन्ग है ये वाला जो मैंने सुनना है। लेकिन अभी क्या होता है, हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस्ड है कि मैं 2 प्रेस करूंगी तो सेकंड गाना स्टार्ट हो जाएगा, थर्ड ट्रैक प्रेस करूंगी तो थर्ड वाला गाना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये है रैंडम एक्सेस, मतलब कि मैंने नाम दिया कि ये वाला गाना चलना चाहिए तो वो चलता है। कॉन्टिग्यूअस में क्या होता है, पहले एक वाला रिवाइंड करूंगी तो सेकंड गाना आएगा, ये कॉन्टिग्यूअस है। अब इसकी डेफिनेशन देखो। मेन मेमोरी यूजुअली इनटू 2 पार्टीशंस। एक तो होता है रेजिडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, यूजुअली हेल्ड इन लो मेमोरी विद इंटरप्ट वेक्टर। ये जो हमने पिछले डायग्राम में किया था, ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो मेन मेमोरी है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है और यूजर स्पेस है। यूजर स्पेस में प्रोग्राम्स इन आउट होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम तो ऐसा ही रहेगा जो कि इंटरप्ट हैंडलिंग का भी हमें प्रोविजन दे रहा है कि उसमें इंटरप्ट वेक्टर होगा। जब भी कोई हाई प्रायोरिटी टास्क आएगा तो इंटरप्ट करेगा, स्वैप आउट और स्वैप इन करेगा। यूजर प्रोसेसेस दैट हेल्ड इन हाई मेमोरी, उसे लो मेमोरी कहते हैं, और इसे हाई मेमोरी कहते हैं जहाँ पे यूजर प्रोग्राम स्टोर हो रहे हैं। ठीक है, मेन मेमोरी के अंदर। सिंगल पार्टीशन एलोकेशन क्या होती है? रीलोकेशन रजिस्टर स्कीम used to process user processes from each used to protect user processes from each other and from changing operating system code and data। जो सिंगल पार्टीशन एलोकेशन में क्या होता है कि जो रीलोकेशन रजिस्टर स्कीम होती है ना, वो यूजर प्रोसेसेस को आपस में अलग अलग करके ही रखती है, प्रोटेक्ट करके रखती है कि एक का डाटा दूसरे में मिक्स ना हो, क्योंकि सिंगल पार्टीशन है। जैसे सब अपना अपना अपने अपनी स्पेस को लेके अपना अपना एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपने डेटा या फंक्शंस को यूज करके एग्जीक्यूट किया और यूजर को आउटपुट दिखा दी। ये है सिंगल पार्टीशन। और इसमें क्या है, relocation contains value of smallest physical address, limit register contains range of logical address, each logical address must be less than a limit register। अब इसकी ना ये डेफिनेशन से पता लगेगा ये क्या कहना चाहता है। सॉरी, फिगर से मैं आपको फिगर दिखाती हूँ। फिगर देखो, सीपीयू ने लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया, या मैं पता है सीपीयू लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है। उसके बाद लॉजिकल, जैसे 389 था, ठीक है। जैसे आपकी क्लास में जो रोल नंबर है ना, आपकी क्लास में टोटल सपोज 35 स्टूडेंट्स हैं और रोल नंबर स्टार्ट होता है अदिति से 2019168। ठीक है, अब 35 स्टूडेंट्स हैं आपकी लिमिट, तो मैं 35 से ज्यादा इसमें और स्टूडेंट्स नहीं डाल सकती, ये लिमिट है। तो लॉजिकल एड्रेस, मान लो मैंने सपोज लॉजिकल 35 है ना आपका लिमिट रजिस्टर, मतलब 35 है। अगर मैंने दिया 20 दिया सपोज लॉजिकल एड्रेस, तो फिजिकल एड्रेस जो होगा इसका बेस जो रीलोकेशन रजिस्टर है, वो उसका एड्रेस क्या है 2019168, मतलब अदिति का। अगर मुझे 20th वाला रिकॉर्ड फाइंड आउट करना है पवन का, तो मैं चेक करूंगी क्या मेरा लॉजिकल एड्रेस 20 कम है लिमिट रजिस्टर से 35 से। अगर तो कम है तो मैं इसमें रीलोकेशन रजिस्टर का एड्रेस डाल दूंगी, मतलब 2019168 जो अदिति का रोल नंबर था वो डाल दूंगी, उसमें 20 प्लस करूंगी, जो भी वैल्यू आएगी। जैसे आपके तो चलो मिसिंग है ना रोल नंबर,
सपोज 20 प्लस किया तो 188 आ गया, तो 188 मेरा क्या बनेगा, फिजिकल एड्रेस बनेगा, और उस 188 पे मेरा वो प्रोग्राम है वो स्टोर हो जाएगा। मतलब 2019 188 पे मेरा प्रोग्राम स्टोर हो गया। ठीक है, अगर सपोज सीपीयू लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता 38, तो 38 लिमिट क्या थी मेरी 35, मतलब मैं 35 से ज्यादा बच्चे नहीं इस क्लास में एडमिट कर सकती। अब ये मेरा जो है फॉल्स हो गया कि 38 तो 35 से ज्यादा है, तो ये वैल्यू जो मतलब आउटपुट देगा वो नो देगा, तो वो फिर क्या मैसेज डिस्प्ले करेगा, एड्रेसिंग एरर है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जो सीपीयू ने जो लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया है ना वो गलत है। तो तब इंडिकेशन मिल जाएगी कि कहीं ना कहीं कुछ एरर है, तो ये प्रोग्राम सेव नहीं हो सकता। ये समझ में आया ये चीज कि रीलोकेशन रजिस्टर में क्या पड़ा होता है, लिमिट रजिस्टर में क्या पड़ा होता है, लॉजिकल एड्रेस क्या है, फिजिकल एड्रेस क्या है, ये पता लगा। ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। लक्ष्य, यस मैम। ये पता लगा जो मैंने अभी बताया? यस मैम। अगर नहीं पता लगा ना, मैं रिपीट करने को तैयार हूँ, क्योंकि ये तुम्हारा आगे चल के ना ये बार बार रिपीट मतलब कि आना है। अगर ये चीज क्लियर नहीं हुई ना तो फिर आगे समझ नहीं आएगा आपको। हम रिपीट कर दो एक बार। रिपीट कर दो। ओके, देखो तुम्हारी क्लास में ना एट अ टाइम सिर्फ 35 स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं, और फर्स्ट रोल नंबर का जो एड्रेस है ना वो है 2019168, जो कि अदिति का है। अब 168 प्लस 35 तक ही इसका मैक्सिमम एड्रेस हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे जो सीपीयू होता है ना वो प्रोवाइड करता है कि रीलोकेशन रजिस्टर का एड्रेस क्या है और लिमिट रजिस्टर का एड्रेस क्या है। लिमिट रजिस्टर तो हो गया कि कितनी लिमिट के बच्चे हम एडमिट कर सकते हैं, जैसे 35 कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। और रीलोकेशन रजिस्टर मीन्स कि आपके रोल नंबर स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, अदिति के रोल नंबर से 2019168 से। अब अगर मान लो कोई बच्चा एडमिट करना है, मैंने जैसे सीपीयू ने लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया और लॉजिकल एड्रेस जनरेट कर दिया 21, ठीक है। अब 21 लिमिट रजिस्टर क्या था मेरा 35, 35 21 से कम ही है, तो यस आ गया आंसर। जब यस आ गया तो रीलोकेशन रजिस्टर का उस एड्रेस है उसमें ऐड हो जाएगा। मतलब जो 31 जो 21 जो मैंने दिया था लॉजिकल एड्रेस, उसमें 202019 जो बेस रजिस्टर था जिस जहाँ से आपका रोल नंबर स्टार्ट हो रहे हैं वो ऐड कर दिया 21, तो क्या आ गया 189, ठीक है 2019 मतलब ये आपका उस लोकेशन पे मेमोरी में वो एड्रेस सेव हो जाएगा। और अगर मैं देती 39 या 40 दे देती लॉजिकल एड्रेस, सीपीयू 40 दे देता लॉजिकल एड्रेस, लिमिट क्या बता रही थी कि 35 से ज्यादा नहीं एडमिट कर सकते हो, और मैं 40 दे रही हूँ, 40 इज ग्रेटर देन लिमिट रजिस्टर, आंसर आता नो। मतलब ये जो लेस नहीं ना है 40 35 से, तो नो आ जाता रिटर्न करता, तो फिर वो एरर जनरेट करता, ट्रैप जनरेट करता, और वो यूजर को एरर दिखा देता कि ये एड्रेस कहीं ना कहीं गलत है। ये है रीलोकेशन का, रीलोकेशन और लिमिट रजिस्टर का एक्चुअल में ये फिगर। अब समझ में आई माला? यस मैम। ये देखो ये कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन की फिगर है, ये जो नीचे दिखा रहे हैं ये वाली। इसमें क्या होता है, पहले लेमैन में समझो ये क्या कह रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा रैम में होता है पार्ट, जो हमने पहली फिगर में भी दिखाया था, और इसमें हमने प्रोसेसेस जो हैं वो सेव करके डाले हैं। मतलब पहले 5 8 और 2, 8 को बाय चांस हमने डिलीट करना है या रोल आउट करना है, 8 वाली जगह खाली होगी। ये जो खाली जगह होती है ना इसे ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या कहते हैं, होल, HOLE होल। ये देखो ये लिखा हुआ है होल। अब इसमें प्रोसेस 8 की जगह जो खाली होगी, काफी जगह ली हुई थी इसने, अब प्रोसेस 9 को मैंने सेव करना है, तो वो 5 के बाद जो होल खाली है ना जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहां से 9 को सेव करेगा, फिर ये इतना होल छोटा रह गया,
ठीक है। फिर प्रोसेस 10 भी सेव होना चाहता है, तो प्रोसेस 9 के बाद जो कॉन्टिग्यूअस में प्रोसेस 10 वाली लोकेशन है वो भरेगी और होल इतना खाली रह गया। इसे कहते हैं कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन, मतलब हम कोई ब्रेक नहीं दे रहे बीच में, हम कॉन्टिन्यूटी में कोई नया प्रोसेस आता है तो उसको हम मेमोरी में स्टोर करते जाते हैं, इसे कहते हैं कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ो। मल्टीपल पार्टीशन एलोकेशन, मतलब मल्टीपल पार्टीशन ही तो बनी हुई है ये वाली, और इसे हम एलोकेट कर रहे हैं। होल क्या होता है? ये वाला पोर्शन जो बच गया था। ब्लॉक ऑफ अवेलेबल मेमोरी, होल्स ऑफ वेरियस साइजेस आर स्कैटर्ड थ्रू आउट मेमोरी, मतलब सारे जो होते हैं ना उसमें स्कैटर्ड होते हैं थ्रू आउट मेमोरी में होल्स। When a process arrives, it is allocated memory from a hole large enough to accommodate it. मतलब उतना को बड़ा होना चाहिए कि उस प्रोसेस को वो सेव कर सके। जैसे प्रोसेस 9 आया तो कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन में हम प्रोसेस 9 को दे देंगे, क्योंकि ये होल तो बहुत बड़ा है, 9 ने तो बहुत कम जगह ली हुई है। अगर ये होल छोटा होता और प्रोसेस 9 उसमें सेव नहीं कर सकते थे तो फिर वो कहीं और जगह ढूंढता सेव करने के लिए मेमोरी में। ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट allocated partitions और free partitions। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ना ये मेंटेन करते हैं इंफॉर्मेशन कि एलोकेट क्या क्या किया गया है और फ्री कौन कौन सा है। मतलब पहले फ्री इतना था, प्रोसेस 8 ने जो खाली किया था, फिर इतना एलोकेट हो गया 9 को, फिर इतना रह गया, फिर 10 को एलोकेट हो गया, इतना रह गया। तो ये फ्री पार्टीशंस हैं। अब इसका सारा सबका ये जो है ना ये सारी इंफॉर्मेशन वो सेव करके रखेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम को पता होता है कि कौन सी मेमोरी लोकेशन अभी फ्री है, कौन सी भरी हुई है, कौन सा प्रोसेस कहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद बात आती है डायनेमिक स्टोरेज एलोकेशन प्रॉब्लम। ये एक प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हाउ टू सेटिस्फाई अ रिक्वेस्ट ऑफ साइज n फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ फ्री होल्स। अगर मान लो कोई रिक्वेस्ट आती है जिसका साइज n है तो फ्री होल्स में कैसे एलोकेट करें? एक तो है फर्स्ट फिट। फर्स्ट फिट का मतलब होता है कि पहला होल जो भी खाली मिलता है ना वहां भर दो, चाहे बाद में कितनी मर्जी स्पेस रहती हो, लेकिन पहला जैसे कोई होल खाली मिलता है ना जो हमें लगता है कि वो प्रोसेस के साइज जितना है या उससे बड़ा है तो भर दो बस। एक होता है बेस्ट फिट। बेस्ट फिट का मतलब होता है कि एलोकेट द स्मॉलेस्ट होल दैट इज बिग इनफ much such must search entire list unless ordered by size produces the smallest leftover hole। बेस्ट फिट का मतलब होता है कि पहले सारी लिस्ट सर्च करो, उसमें से देखो कि अगर मान लो मेरे पास 10K का कोई प्रोग्राम आया है तो 10K का कोई होल खाली है, अगर खाली है ना तो 10K वहां फिट कर दो, वो बेस्ट फिट होती है, बेस्ट फिट। और अगर मान लो कोई होल है, एक है 12K का पड़ा हुआ होल और एक पड़ा है 14K का, और प्रोग्राम जो है वो 10K का है, तो बेस्ट फिट क्या होगा? कौन सा होल मैं फिल करूंगी? कौन सा होल फिल करूंगी? 12 वाला। 12 वाला क्यों? क्योंकि उसमें लेफ्ट ओवर जो होल है ना वो कम रह रहा है, 2K ही बाकी बचा है। और अगर 14K वाले में भर देती 10K का प्रोग्राम तो 4K बच जाता होल। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि कम से कम होल मतलब ऐसा कोई मिल जाए जो कि बेस्ट फिट की ही करे मेरे प्रोग्राम को, ताकि लेफ्ट ओवर जो स्पेस है ना वो कम से कम खाली रहे। और वर्स्ट फिट क्या होता है कि एलोकेट द लार्जेस्ट होल। अगर मान लो मेरे पास 10K का प्रोग्राम था और मैंने 100K में सेव कर दिया, ये वर्स्ट फिट है। लार्जेस्ट होल में फिट कर दिया, अभी 12K का भी पड़ा हुआ था, 14K का भी पड़ा हुआ था, लेकिन 100K में फिट कर दिया। must also search entire list produces the largest leftover hole। तो वो obviously largest leftover hole ही मतलब बचाएगा। जो सबसे बेस्ट होते हैं वो बेस्ट फर्स्ट फिट एंड बेस्ट फिट बेटर देन वर्स्ट फिट इन टर्म्स ऑफ स्पीड एंड स्टोरेज यूटिलाइजेशन। मतलब ऑब्वियसली वर्स्ट फिट सबसे लीस्ट प्रेफर करना चाहिए, सबसे ज्यादा प्रेफर तो बेस्ट फिट वाला करना चाहिए। अगर वो भी नहीं मिल रहा तो फर्स्ट फिट वाला कर दो, लेकिन वर्स्ट वाला नहीं करना चाहिए कि सारी इंटायर लिस्ट को सर्च किया, जो सबसे बड़ा होल मिला उसे प्रोसेस को एलोकेट कर दिया, ये नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे एक तो स्टोरेज यूटिलाइजेशन जो है वो सही नहीं हम कर रहे, और एक उसकी स्पीड मतलब ऑब्वियसली बहुत फिर वो लार्जेस्ट लेफ्ट ओवर होल से
स्पीड पे भी असर पड़ता है। आज के लिए इतना काफी है। ये है चैप्टर 9 और ये हम शुरू किया है हमने मेमोरी मैनेजमेंट। सबसे पहले हमने मेमोरी मैनेजमेंट का बैकग्राउंड देखी कि उसमें क्यू में आ जाते होते हैं प्रोसेसेस जिनको मेमोरी चाहिए होती है, कोई भी डिवाइस चाहिए होता है। उसके बाद हमने देखा कंपाइल टाइम, लोड टाइम और एग्जीक्यूशन टाइम, ऐसे है ना, इसकी डायग्राम के थ्रू। और उसके बाद लॉजिकल और फिजिकल एड्रेस का डिफरेंस देखा। फिर एमएमयू का फंक्शन क्या होता है। फिर ये देखो, ये 346 है, रीलोकेशन 14,000 है, तो ऐड हो गया तो 14,346 में वहां सेव हो जाएगा। डायनेमिक लोडिंग के बारे में देखा, डायनेमिक लिंकिंग के बारे में देखा, ओवरलेस देखे, टू पास असेंबलर का ये डायग्राम देखा, स्वैपिंग देखी क्या होती है, और ऐसे ये फिगर में देखा। कॉन्टिग्यूस एलोकेशन कॉन्टिन्यूटी में होता है, और ये इसका होल्स देखे, और बेस्ट क्या फिट होनी चाहिए ये पढ़ा। ठीक है, कल हम करेंगे फ्रेगमेंटेशन से स्टार्ट। तो ये चैप्टर 9 है जिसमें जो हमने स्टार्ट किया हुआ है यहाँ तक पढ़ लेना, एक बार सिर्फ देखना, लेकिन अभी डेडलॉक जरूर करना ये 2 दिन, क्योंकि मैंने आपकी नंबर भी लगाने हैं। तो जैसे जैसे आप मुझे रिस्पॉन्ड करते रहोगे ना, मैं नंबर लगाती रहूंगी आपके, तो बेटर है इसको लेकिन जरूर देखना, ताकि कल का लेक्चर आपको समझ आ जाए, जो इसके ऊपर बेस्ड है, ये जो आज हमने छोटी छोटी चीजें की हैं। ठीक है युवराज? यस मैम। ठीक है, आज मैं ये अपलोड कर दूंगी चैप्टर, वहां से पढ़ लेना। ओके मैम ओके। अटेंडेंस कर देना मैम। हाँ, रोल नंबर बताओ। 179 79 170 196 मैम। 264 196 और 264 और कोई 180 और 176 77 81 170 मैम 170 लग गई है। 172 में 172 लगा दी। ठीक है। और कल 260, और ये लेट मत आया करो। गुस्से में गाने सुन रहे हो कि लेक्चर सुन रहे थे? नो मैम, वो किसी फोन आ गई। ठीक है, लगा दी तुम्हारी भी। और क्लास में ना टाइम से आया करो। लेट आने वालों को मैंने अटेंडेंस नहीं देनी अब नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स। पूरा लेक्चर शुरू से सुना करो, क्योंकि ये तुम्हारा बेसिक्स ही नहीं, जब आगे वाला नहीं पता लगेगा ना, पीछे वाला, तो फिर क्या पता लगेगा। ठीक है, चलो ओके।